हीमोग्लोबिन रेड कलर का है और हीमोग्लोबिन 4 सब यूनिट से मिलकर बना हुआ है और एक सब यूनिट के पास एक क्या होता है, आयरन का आयन, वो भी किस ऑक्सीडेशन स्टेट में, +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में। नेक्स्ट पॉइंट नोट करो, 1 ग्राम ऑफ हीमोग्लोबिन, 1 ग्राम ऑफ HB transported 1.34 ml of ऑक्सीजन। कितना? 1.34 ml ऑफ ऑक्सीजन। 1 ग्राम हीमोग्लोबिन इतना आपका ऑक्सीजन क्या करता है, ट्रांसपोर्ट करता है। अब सभी ने कभी ना कभी जरूर ये सुना होगा कि आपका HB कितना है, वो ब्लड टेस्ट में 12 ग्राम है, किसी का 9 ग्राम है, ऐसा सुना है? किसी ने ब्लड रिपोर्ट अपना देखा है? नॉर्मल रेंज क्या होता है? 11-12 तो फीमेल के लिए, मेल के लिए 14 से 15 ग्राम होना चाहिए। ठीक है, तो 100 ml ऑफ ब्लड, वो जो आप ग्राम पढ़ते हो वो होता है 100 ml ऑफ ब्लड का। 100 ml ऑफ ब्लड लिखो, 100 ml ऑफ ब्लड कंटेन्स 15 ग्राम ऑफ हीमोग्लोबिन। 15 ग्राम ऑफ हीमोग्लोबिन नॉर्मली, ये नॉर्मल कंडीशन की बात है। अब नॉर्मली तो कुछ भी हो सकता है। ठीक है, अब आपको ये बताना है कि 100 ml ऑफ ब्लड कितना ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट करेगा, सो दैट, बताओ भाई, मैंने सो दैट बोला है बस। सो दैट 100 ml ऑफ ब्लड ट्रांसपोर्टेड हाउ मच ऑक्सीजन, हाउ मच की जगह आपको आंसर लिखना है। देखो इधर, 1 ग्राम हीमोग्लोबिन कितना ट्रांसपोर्ट करता है, 1.34, तो 100 ml ऑफ ब्लड में कितना ग्राम हीमोग्लोबिन, 15, तो 15 को इससे मल्टीप्लाई कर दो तो आपको कितना मिल जाएगा, 20 ml ऑफ ऑक्सीजन। 100 ml ऑफ ब्लड ट्रांसपोर्टेड 20 ml ऑफ ऑक्सीजन। 100 ml of blood transported 20 ml of ऑक्सीजन। अब ध्यान से सुनो, मैं अभी आपको बस एक बात अब ये रिवाइज कराऊंगा। एटमॉस्फेरिक एयर गया था एल्वियोलाई में, एल्वियोलाई में ये ऑक्सीजन कहाँ चला जाता है, ब्लड में। कहाँ जाएगा, एल्वियोलाई में एक्सचेंज होने के बाद ये ब्लड में पहुंचा और ब्लड ट्रांसपोर्ट करेगा, ब्लड क्या करेगा, ट्रांसपोर्ट करेगा ऑक्सीजन का। और अभी आपने ये जो डाटा देखा ये है 100 ml ऑफ ब्लड, 100 ml ऑफ ब्लड जो है इतना ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट करेगा, 20 ml ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, जो ये ट्रांसपोर्ट करके ले जाएगा वो कहाँ ले जाएगा, टिश्यू के पास तक, और फिर से यहाँ पे ऑक्सीजन एक्सचेंज होता है और कार्बन डाइऑक्साइड ब्लड में चला आता है। ऐसा ही कुछ देखा था कल, है ना। जो ये एक साइकिल इनका ट्रांसपोर्ट का है, मींस यहाँ पे ऑक्सीजनेटेड हुआ, जो ऑक्सीजनेशन हुआ और एल्वियोलाई में ब्लड का ऑक्सीजनेशन के बाद जो ब्लड टिश्यू तक जाता है वो सिर्फ अपना जो भी इसके पास अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन होता है, जो भी का मतलब 100 ml ऑफ ब्लड है तो 20 ml ऑफ ऑक्सीजन उसके पास होगा, उसका सिर्फ और सिर्फ 25% वो ऑक्सीजन को वहां डिलीवर करता है। कितना, 25% ऑक्सीजन इज डिलीवर्ड बाय द ब्लड इन टिश्यू और 75% वो आगे वापस लेके आएगा। अगर आपको पार्शियल प्रेशर याद हो तब, टिश्यू में यहाँ पे पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन क्या था अजी, 40, और यहाँ जो आपका ऑक्सीजनेटेड ब्लड था वो पार्शियल प्रेशर कितना है ऑक्सीजन का, 95,
ठीक, यहाँ एक्सचेंज इसकी वजह से हो जाता है क्योंकि यहाँ पार्शियल प्रेशर ज़्यादा है, यहाँ कम है। फिर से जब आपका ये डीऑक्सीजनेशन हो जाता है तो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में आपका पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन का कितना, हाँ जी 40 है ना। और उसके बाद जो यहाँ आओगे तो एल्वुलाई में 104 था, तो यहाँ देखोगे जो 95 आया, 95 पार्शियल प्रेशर के साथ ऑक्सीजन का आया था, फिर से तो 40 वापस ही जा रहा है ना। तो सिर्फ और सिर्फ 25% ऑक्सीजन ये डिलीवर करता है और रेस्ट ऑफ द ऑक्सीजन उसके साथ ही वापस चला जाता है। ये बात नोट करके लिखो। आगे नेक्स्ट पॉइंट में लिखना, इन अ कंडक्टिंग साइकिल ब्लड gives its 25% oxygen, 25% in a conducting cycle blood gives its 25% oxygen to tissues, so that every 100 ml oxygenated blood can deliver 20 का 25% कितना होगा, 5 ml, can deliver 5 ml of oxygen to tissues under normal फिजियोलॉजिकल कंडीशन। जब आप नॉर्मल कंडीशन में बैठे हो या नॉर्मल आपकी कंडीशन में बॉडी है, नॉर्मल फिजियोलॉजी चल रही है, तब ये काम चलेगा। अंडर नॉर्मल फिजियोलॉजिकल कंडीशन, नॉर्मल फिजियोलॉजिकल कंडीशन समझ रहे हो, बॉडी को कोई इमरजेंसी या कोई आपका फिजियोलॉजी डिस्टर्ब नहीं है, तब ये काम चल रहा होगा। 5 ml आपका 100 ml जो ब्लड है वो डिलीवर करेगा टिश्यू को ऑक्सीजन। एक 100 ml ऑफ ब्लड जो है वो आपका डिलीवर करता है कितना, 5 ml ऑफ ऑक्सीजन टू द टिश्यू। अब ये मत सोचना कि सिर्फ यही इतना ही करेगा, एबनॉर्मल कंडीशंस में ये ज़्यादा भी डिलीवर करेगा, वो अभी हम आगे बात करेंगे। इसलिए जो आपने लास्ट में लिखा है अंडर नॉर्मल फिजियोलॉजिकल कंडीशन, इसको हाईलाइट करके लिखो, नहीं तो गड़बड़ हो जाता है यहीं पे। वो कुछ और यहाँ पे लिखेगा, एबनॉर्मल वर्ड लिख देगा, 5 ml आपको लगेगा कि नहीं हाँ ऐसा तो होता है, हमने पढ़ा है, तो सही ठोक के आओगे। या लिख देगा फीवर की कंडीशन में या कोई डिजीज की कंडीशन में, तो वो नॉर्मल फिजियोलॉजी तब नहीं चलती। फीवर में आपकी फिजियोलॉजिकल एक्टिविटीज बढ़ जाती हैं, ठीक है। एनीमिया हो जाए तो फिजियोलॉजिकल एक्टिविटीज स्लो डाउन हो जाती है। तो ऐसे बहुत सारे कंडीशंस अलग अलग आएंगे जिसमें आपको ये बात का ध्यान रखना है, ठीक है। चलो अब नेक्स्ट बात लिखो, बाइंडिंग ऑफ ऑक्सीजन विद हीमोग्लोबिन। बाइंडिंग ऑफ ऑक्सीजन, नेक्स्ट पॉइंट करके लिखना, बाइंडिंग ऑफ ऑक्सीजन विद हीमोग्लोबिन is primarily related to partial pressure of oxygen, primarily related to partial pressure of oxygen। मीन्स क्या हुआ कि जो हीमोग्लोबिन का ऑक्सीजन के साथ बाइंडिंग है वो पहले तो इस बात पर डिपेंड करता है, किस बात पर, पार्शियल प्रेशर डिफरेंस पर, कि अगर पार्शियल प्रेशर डिफरेंस है
जो यहाँ पे डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है इसमें पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन का 40 होता है और एल्वुलाई में 104 होता है। तो अब पहले जो ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन बाइंड करेगा तो वो पार्शियल प्रेशर डिफरेंस होना जरूरी है। प्राइमरली जो फैक्टर काम करता है इनकी बाइंडिंग पर, अगर जिस डायरेक्शन में पार्शियल प्रेशर ज्यादा है उधर से ऑक्सीजन आएगा और हीमोग्लोबिन के साथ बाइंड करेगा। सेम बात यहाँ भी है, यहाँ ऑक्सीजनेटेड ब्लड में ऑक्सीजन ज्यादा है तो यह इधर टिश्यू के पास एक्सचेंज होगा, यहाँ बाइंड करने की जरूरत नहीं है, यहाँ तो बाइंड होना नहीं है, ट्रांसपोर्ट हो जाता है। बाइंडिंग यहाँ पे देखी जाएगी। तो प्राइमर जो उनका फैक्टर है वो आपको ये ध्यान रखना, पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन। यही नहीं है, ये तो मेन फैक्टर हुआ। इसके अलावा कुछ और फैक्टर्स हैं जो हीमोग्लोबिन और ऑक्सीजन की बाइंडिंग को अफेक्ट करते हैं। इस पे आपसे सवाल बनता है, लिखो आगे, इसी में स्टेटमेंट में लिखना, बट पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन एंड टेम्परेचर हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन एंड टेम्परेचर are other factors which can interfere with this binding। इस बाइंडिंग को ये और कुछ फैक्टर्स हैं। कौन कौन से फैक्टर्स हैं? पहला पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन का आयन कंसंट्रेशन और टेम्परेचर। पहले हम एल्वुलाई पे देखते हैं। एल्वुलाई के साइड पर पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड कितना होता है? 40 एल्वुलाई में। और यही अगर हम डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो आ रहा होता है उसमें पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड कितना होता है? 45। क्या होता है? 45। और यहाँ पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन कितना? 104। और इधर आपका पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन की बात करें तो 40 है ना, यही होता है। तो यहाँ देखो, इधर जो एल्वुलाई में पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड 40 है और इधर 45 है, ठीक है। अगर यहाँ पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ेगा तो ऑक्सीजन का हीमोग्लोबिन के साथ बाइंडिंग का जो टेंडेंसी है वो घटेगा, पहली बात। सेम दूसरी बात, H+ का कंसंट्रेशन बढ़ेगा तो इंटरफेयर करता है ये हाइड्रोजन की बाइंडिंग। थर्ड वन इज द टेम्परेचर बढ़ेगा तब भी हाइड्रोजन इसका हीमोग्लोबिन और ऑक्सीजन की बाइंडिंग कम होती है। अब दूसरा जो एक्सचेंज का साइट है टिश्यू, वहां पे बॉडी का टेम्परेचर हमेशा ज्यादा होता है एज कंपेयर टू एल्वुलाई। क्यों? क्योंकि एल्वुलाई में जो एयर जाती है वो एक्सटर्नल एयर है, बाहर की एयर है, और यहाँ आपका जो बॉडी टेम्परेचर होता है 37 डिग्री सेल्सियस, वो एज इट इज मेंटेन रहता है क्योंकि टिश्यू हमेशा इंटरनली है और वो बॉडी टेम्परेचर वहाँ मेंटेन रहता है। तो यहाँ ज़्यादा बॉडी टेम्परेचर होता है एज कंपेयर टू दिस साइड, जो आपका एल्वुलाई वाला साइड है, यहाँ का टेम्परेचर कम होता है। मतलब टेम्परेचर बढ़ेगा तब भी इनका जो ऑक्सीजन का हीमोग्लोबिन के साथ एफिशिएंसी है बाइंडिंग की वो कम होती है। तो ये 3 फैक्टर हैं। कौन कौन सी कंडीशन में ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन के साथ अच्छा बाइंड करता है? अभी हम बाइंडिंग के लिए बात कर रहे हैं, ऑक्सीजन और हीमोग्लोबिन की बाइंडिंग के लिए फेवरेबल कंडीशन लिख रहे हैं। नीचे लिखना फेवरेबल कंडीशन फॉर द बाइंडिंग ऑफ हीमोग्लोबिन विद ऑक्सीजन, या ऐसे एक रिएक्शन लिख लो, फेवरेबल कंडीशन फॉर हीमोग्लोबिन Hb+O2 टू फॉर्म ऑक्सी हीमोग्लोबिन। इस रिएक्शन के लिए कौन सी कंडीशंस फेवरेबल हैं वो आप देखो। हाँ, ये रिवर्सिबल रिएक्शन है, ये आप ध्यान रखना। और एक रिएक्शन और इसका आपका जो करेक्ट वाला याद रखना है, वो याद रखना है ये कि आपने लास्ट में लिखा था कि Hb के कितने सब यूनिट्स होते हैं?
4 और एक यूनिट कितना ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल कैरी कर सकता है? एक सब यूनिट, हर एक सब यूनिट एक मॉलिक्यूल का कैरी कर सकता है, तो मतलब 4 मॉलिक्यूल ऑक्सीजन का एक आपका हीमोग्लोबिन कैरी कर सकता है। तो यहाँ जो रिएक्शन बनती है Hb4O8 बनता है, ये है ऑक्सी हीमोग्लोबिन। एक्चुअली क्या ये ऑक्सी हीमोग्लोबिन, ये इन जनरल हम ये लिख के समझते हैं ऑक्सी हीमोग्लोबिन ये है, नहीं, एक्चुअली ये। अब जब रिएक्शन लिखोगे तो ऐसा लिखोगे Hb4O8। ये बात समझ आ रही है वाली रिएक्शन? ये 4 है, 4 सब यूनिट्स को रिप्रेजेंट करता है। एक सब यूनिट से एक ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल बाइंड होगा, मॉलिक्यूल बाइंड होगा, एटम नहीं, ये ध्यान रखना। तो 4 इसके 4 मॉलिक्यूल में कितने ऑक्सीजन के 8 एटम होते हैं, तो आप Hb4O8 लिखोगे। तो ये आपका ऑक्सी हीमोग्लोबिन का फॉर्मूला है। हो सकता है ये भी आपका सवाल कहीं मिले कि ऑक्सी हीमोग्लोबिन का फॉर्मूला क्या होता है, क्या लिखना है। ठीक है, अभी जो हम रिएक्शन जो कंडीशंस पढ़ने जा रहे हैं वो ये पढ़ने जा रहे हैं कि किस किस कंडीशन में ये ऑक्सी हीमोग्लोबिन आसानी से बनेगा। मींस कौन कौन से कंडीशंस हैं जो इस फॉर्मेशन को फेवर करते हैं। क्या करते हैं? फेवर करते हैं। मतलब अभी आपका ये एल्वियोलाई वाली साइट पर जो ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन का बाइंडिंग है उस कंडीशंस की बात कर रहे हैं, जबकि इस ऑक्सी हीमोग्लोबिन का कोई ये परमानेंट या स्टेबल कंपाउंड है नहीं, ये टिश्यू के पास जाएगा तो इनका डिसोसिएशन भी होना है। क्या होना है? सॉरी, जब ये डिसोसिएट होगा Hb4O8 तभी तो ये आपका ऑक्सीजन फ्री करेगा, और ऑक्सीजन जब तक फ्री नहीं होगा तब तक सेल कैसे यूज करेगा। तो मेन पर्पस तो इनका डिसोसिएशन का भी है। डिसोसिएशन के लिए भी कुछ कंडीशंस हैं जो फेवरेबल कंडीशंस है, उसके बारे में बात करेंगे। पहले अभी आप क्या लिखोगे, फॉर्मेशन के लिए कौन कौन से कंडीशंस फेवरेबल हैं, पहला लिखो। फेवरेबल कंडीशन फॉर फॉर्मेशन ऑफ Hb4O8। Hb4O8 के फॉर्मेशन के लिए फेवरेबल कंडीशंस कौन कौन सी हैं वो लिखो। पहला, हाई पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन, हाई पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन देख लो 104 और यहाँ पे 40, तो हाई पार्शियल प्रेशर आपको पहला कंडीशन है। दूसरा कंडीशन लिखो, लो पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2। CO2 का पार्शियल प्रेशर कैसा होना चाहिए? कम होना चाहिए। लो H+ कंसेंट्रेशन, अगर H+ कंसेंट्रेशन कम है तो कैसा मीडियम होगा? H+ कंसेंट्रेशन जितना कम उतना बेसिक मीडियम, हाँ ठीक है, बेसिक मीडियम होना चाहिए। एंड जिसे आप क्या लिख सकते हो, हाई पीएच, हाई पीएच लिखो। लो पीएच तो एसिडिक हो जाएगा, यहां लिखोगे हाई पीएच। नेक्स्ट कंडीशन लिखो हाई पीएच, वही बात है जो आपने अभी ऊपर लिखा है। एंड लास्ट वन इज द लो टेम्परेचर, लो टेम्परेचर। ये फेवरेबल कंडीशन है किसके लिए? ऑक्सी हीमोग्लोबिन के फॉर्मेशन के लिए। इसी का उल्टा जरा सोचो, उल्टा क्या? पहला, लो पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन, हाई पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, नेक्स्ट हाई पीएच हो जाए, लो पीएच हो जाए और हाई टेम्परेचर हो जाए। ये सारे कंडीशंस डिसोसिएशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है, और वो टिश्यू वाले साइट पे ये कंडीशंस मिलती है। ये जो आपने लिखा है इसी का जस्ट अपोजिट कर दोगे तो दैट कंडीशंस आर फेवरेबल फॉर द डिसोसिएशन ऑफ दिस ऑक्सी हीमोग्लोबिन। और जब आप टिश्यू वाले साइट पे देखोगे तो ये सारी कंडीशंस वहां पे अवेलेबल है, इसलिए वहां जाके ये आपका ऑक्सी हीमोग्लोबिन ये आसानी से डिसोसिएट हो जाता है। ठीक है, तो पहला तो फॉर्मेशन का कंडीशन सबको समझ आ गया। कोई डाउट है तो बोलो भाई, किसी के दिमाग में कोई सवाल चल रहा हो तो बोलो।
इतनी बात ठीक है सबको? अब जो बात लिखने जा रहे हो ये सभी हाईलाइट करके लिखना। अब मुझे लगता है सबका ये सवाल है और सबको जवाब चाहिए। किसी ने कल पूछ भी लिया था कि वो कहाँ गया वो, है ना, कि ये ऑक्सीजन इसके साथ जुड़कर इसको मीन्स एक कंपाउंड बना देता है तो फिर कैसे ब्रेक होता है। अब मैं दो टर्म यूज करूंगा, उससे आपको बात समझ आ जाएगी। लिखो। टर्म यूज करने से पहले मैं आपसे जानना चाहता हूं, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शन का पता है? ऑक्सीडेशन क्या होता है? ऑक्सीजन की प्रेजेंस में कोई मॉलिक्यूल क्या हो जाए, ब्रेक हो जाए, बर्न, जिसे हम बर्निंग कहते हैं, है ना। और रिडक्शन आपने इसका जस्ट अपोजिट पढ़ा हुआ है। अब मैं एक वर्ड यूज कर रहा हूं, ऑक्सीडेशन से रिलेटेड है, ऑक्सीजनेशन। क्या मैंने बोला? ऑक्सीजनेशन, ऑक्सीडेशन नहीं, ऑक्सीजनेशन। ये जो हीमोग्लोबिन और ऑक्सीजन का रिएक्शन है, दिस इज द ऑक्सीजनेशन, नॉट ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन होता तो ये ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन को ब्रेक कर देता। क्या कर देता? ब्रेक कर देता, और ये कि कोई और मॉलिक्यूल या कोई और कंपाउंड बनता। बट यहाँ पे क्या होता है ऑक्सीजनेशन में, ऑक्सीजनेशन का मतलब होता है एडिशन ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल ओनली, कोई ब्रेकडाउन नहीं होता। हीमोग्लोबिन के साथ ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल जुड़ता है टेम्परेरीली, एंड दैट रिएक्शन इज कॉल्ड ऑक्सीजनेशन। और यहां पे ये जो रिएक्शन है ये ऑक्सीजनेशन है। क्या है? ऑक्सीजनेशन ऑफ हीमोग्लोबिन। दिमाग से ये बात बिल्कुल डिलीट कर देना कि ऑक्सीडेशन है, ठीक है। चलो लिखो इस बात को, ऑक्सीजन डज नॉट ऑक्सीडाइज हीमोग्लोबिन। इसको हाईलाइट करके लिखना और आपकी जो भटकती आत्मा है उसको संतुष्टि जरूर मिलेगी। ऑक्सीजन डज नॉट ऑक्सीडाइज हीमोग्लोबिन, फॉर्मेशन ऑफ ऑक्सी हीमोग्लोबिन, इसी में ही आगे लिखना, फॉर्मेशन ऑफ ऑक्सी हीमोग्लोबिन इज अ प्रोसेस ऑफ। समझ आ गई? अब एक और बात समझने जा रहे हो। आपने ये वर्ड सुना होगा पोल्यूटेंट, सुना है? गैसियस पोल्यूटेंट। बहुत सारी गैसेस हैं हमारे लिए पोल्यूटेंट की तरह काम करती हैं। कैसे कहोगे कि वो गैस पोल्यूटेंट है? कोई गैस आपके लिए एज अ पोल्यूटेंट है, क्यों कहते हो? हमने बोला कि ऑक्सीजन हमारे लिए पोल्यूटेंट नहीं है। क्यों? इसको हम पोल्यूटेंट इसलिए नहीं मान रहे क्योंकि ये हीमोग्लोबिन को ऑक्सीडाइज नहीं कराता। क्या नहीं कराता? ऑक्सीडाइज नहीं कराता। द गैसेस विच ऑक्सीडाइज हीमोग्लोबिन आर टर्म्ड एज, सिंपल सी बात ये है, जो जो गैसेस आपके हीमोग्लोबिन को ऑक्सीडाइज करा दे वही आपके लिए पोल्यूटेंट है। चाहे वो आपका कार्बन डाइऑक्साइड हो, चाहे वो आपका ओजोन हो, कोई और गैस हो, जितनी भी आपकी एयर पोल्यूशन की गैसेस हैं वो सारे इसीलिए पोल्यूटेंट कहे जाते हैं। हाइड्रोजन को क्यों नहीं कहा गया पोल्यूटेंट? नाइट्रोजन को क्यों नहीं कहा गया पोल्यूटेंट? इसी एयर में वो गैस है। बात समझ आ रही है? अब वो बड़ी वाली गलतफहमी दूर हुई होगी, पोल्यूटेंट क्या है। लिखो नोट करके, सम गैसेस, जैसे मैं एक अच्छा नाम आपको दे रहा हूं, वैसे आप कहोगे कि ये हमारे लिए तो बड़ा अच्छा है। ओजोन अच्छा है, हमें बचाता है। किससे बचाता है? यूवी रेस से, लेकिन हमारे लिए पोल्यूटेंट है। अगर इस ओजोन की आप पोजीशन देखोगे एटमॉस्फेयर में, तो जो आपका सबसे एटमॉस्फेयर का सबसे निचला लेयर है अर्थ सरफेस के पास, दैट इज स्ट्रेटोस्फीयर। स्ट्रेटोस्फीयर के सबसे ऊपर है ओजोन, थोड़ी सी पतली सी लेयर, और हमारा आपका एग्जिस्टेंस यहाँ है सरफेस पे, और ये थोड़ी सी नीचे आ जाए ना, तो आप जो पुलिस ओजोन के लिए अच्छा बोल रहे हो तब बुरा बोलोगे कि नहीं ये इसने तो मार दिया हमें। यहाँ से जो रेज आ रही हैं
इनसे यूवी रेस को ये बाउंस बैक करवा देता है, ये हमारे लिए अच्छी बात है, लेकिन हमारे हीमोग्लोबिन के लिए खतरा है। तो अभी जो नाम लिखोगे वो आप लिखना किसका, ओजोन का जरूर लिखना, और जो आपके दिमाग में पॉल्यूटेंट वाली गैसेस हैं वो लिख लेना। सम गैसेस ओजोन ऑक्सीडाइज हीमोग्लोबिन termed as pollutant. अब जो ऑक्सीडाइज कराने वाली गैसेस हैं, जैसे मैं ओजोन के साथ रिएक्शन लिखूं तो आपका जो हीमोग्लोबिन है Hb4+ ओजोन, तो ये बना देता है। अब आप एरो वाली वो साइन लगाओगे क्योंकि ये रिवर्सिबल नहीं होता, ये कन्वर्ट हो जाता है आपका हीमोग्लोबिन मेथेमोग्लोबिन में, ये रिएक्शन, ये ऑक्सीडेशन ऑफ द हीमोग्लोबिन है। मेथेमोग्लोबिन ये ऑक्सीजन के साथ का कंपाउंड है, बट ओजोन का मॉलिक्यूल होना चाहिए। मेथेमोग्लोबिन। एक तो बात ये हो गई, तो इन्वायरमेंटल पॉल्यूटेंट कौन कौन से हैं इसके बेसिस पर डिसाइड करा जाता है कि ये हमारे लिए एज अ पॉल्यूटेंट है, इन्वायरमेंटल पॉल्यूटेंट है। इस इन्वायरमेंट में आपके किसी दूसरे जानवर के लंग्स पर कितना इम्पैक्ट पड़ता है उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। ह्यूमन बीइंग किसी भी हजार्ड को अपने पर्सपेक्टिव में देखता है, अगर हमें नुकसान पहुंचा रहा है तो वो पॉल्यूटेंट है, किसी और स्पीसीज को पहुंचा रहा है वो पॉल्यूटेंट नहीं मानता। क्यों नहीं मानता? क्योंकि उसको लगता है कि ये नेचर है वो सिर्फ मेरा है। ये बहुत गलत बात है, ठीक है। तो जो हम पढ़ते हैं वो सिर्फ ह्यूमन बीइंग के केसेस में पढ़ते हैं। हाँ, आज का जो लाइफ साइंस है वो अब इन सारी बातों को ध्यान में रखते हुए काम करता है। जिसे आप इन्हें एक वर्ड सुना होगा, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, है ना। सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब यही होता है कि सिर्फ ह्यूमन बीइंग के बारे में नहीं सोचना है, और भी जो सारी स्पीसीजेज हैं उनको भी मेंटेन करते हुए ऐसा कुछ करना है, जिसमें कुछ स्टेप्स इंडिया में चल रहे हैं। तो पॉल्यूटेंट के लिए खूब बड़ी बात है, बहुत सोचने वाली बात है, बहुत डिस्कशन किया जा सकता है। जब आएगा 12th में तब बात करेंगे। आगे लिखो, एट द टाइम oxyhemoglobin reaches up to the tissues, at the time oxyhemoglobin reaches up to the tissues, it dissociates into hemoglobin and free oxygen and free oxygen और ये ऑक्सीजन कहाँ जाएगा? टिश्यूज के पास, that goes into the tissues। और टिश्यूज लिखोगे या टिश्यू फ्लूइड लिखोगे? टिश्यू फ्लूइड लिखो, that goes into the tissue fluid। कहां से जाएगा? ब्लड से ही जाएगा, ठीक है। अब इसके साथ साथ एक और बात होती है, टिश्यू फ्लूइड से कार्बन डाइऑक्साइड आता है ब्लड में, एंड लिख लो ये बात भी, एंड कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम टिश्यू फ्लूइड comes into blood, and carbon dioxide from tissue fluid comes into blood। अब देखो, इस गैसियस एक्सचेंज को एल्वियोलाई वाले साइड पे गैसियस एक्सचेंज को अपन ने क्या बोला था? गैसियस एक्सचेंज एल्वियोलाई वाले साइड पे क्या बोला था अपन ने?
वेंटिलेशन ऑफ पल्मोनरी वेंटिलेशन बोला था। जो अभी यहाँ टिश्यू के लेवल पर गैसेस एक्सचेंज होता है, ब्लड एंड टिश्यू के लेवल पर जो गैसेस एक्सचेंज होता है, दैट इज टर्म्ड एज इंटरनल रेस्पिरेशन। इसको क्या बोलते हैं? इंटरनल रेस्पिरेशन। बड़ा ही कंफ्यूजिंग टर्म है और ये आपसे बार बार परेशान करने के लिए सवाल ये पूछेगा, अगर सॉल्व करोगे तो मिलेगा। लिख लो, इस बात को नोट करके लिखना। गैसेस एक्सचेंज बिटवीन ब्लड एंड टिश्यू, गैसेस एक्सचेंज बिटवीन ब्लड एंड टिश्यू is called internal respiration या फिर टिश्यू रेस्पिरेशन। और यहां का मैकेनिज्म क्या है? इधर का गैसेस एक्सचेंज का मैकेनिज्म क्या है? दैट इज ऑल्सो टेक्स प्लेस बाई सिंपल डिफ्यूजन। कोई और अलग तरीका नहीं है। दैट इज ऑल्सो टेक्स प्लेस बाई सिंपल डिफ्यूजन। तो प्रोसेस लिख लेना, सिंपल डिफ्यूजन। तो ऑक्सीजन का आपने जो ट्रांसपोर्ट की बात थी वो समझ ली। अब एक हेडिंग बनाओ, डिसोसिएशन कर्व। एनसीईआरटी की बुक अगर किसी के पास है तो खोलो, डिसोसिएशन कर्व, या इसी को हम बोलेंगे क्या? बोलो, डिसोसिएशन ऑफ ऑक्सी हीमोग्लोबिन। ये जो हम कर्व पढ़ने जा रहे हैं वो किसका डिसोसिएशन है? डिसोसिएशन ऑफ, क्या लिख दें? बोलो, Hb4O8, ऑक्सी हीमोग्लोबिन। टिश्यू तक तो आ गया, वहां पे डिसोसिएशन कैसे होता है, कौन कौन से कंडीशंस है, उसके बारे में बात करनी है। ये लो, ये अगर आप बुक देखोगे तो आपको ये एक ग्राफ मिलेगा, ये वाला। दैट इज द डिसोसिएशन कर्व ऑफ ऑक्सी हीमोग्लोबिन। अगर बुक होता तो जो बहुत अच्छा हो जाता, नहीं तो बनाना तो पड़ेगा। नहीं, बनाना तो पड़ेगा ही। लिखना इस बात पे। अ ग्राफ इज प्लॉटेड बिटवीन oxygen concentration and percentage of saturation of hemoglobin। ठीक, तो दो एक्सिस आप बनाओगे, ग्राफ बनाना तो आपको पता ही है ना। एक एक्सिस पर हम लिखेंगे पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन, एक एक्सिस पे लिखेंगे हम परसेंटेज ऑफ सैचुरेशन ऑफ हीमोग्लोबिन विद ऑक्सीजन। इसके साथ, ऑक्सीजन के साथ, विद ऑक्सीजन। ये क्यों लिखना जरूरी है, इस पे ध्यान रखना है। एक सेम यही ग्राफ उठा के दे दिया और यहां दोनों से गायब कर दिया, बताओ क्या है? ठीक है, तो इस पे भी आपको ध्यान रखना है कि कौन से एक्सिस पे क्या रिप्रेजेंट करा जाता है। इस ग्राफ को बनाओ, ये ग्राफ आपका काम आपका है, वो आप ये बनाओगे। ये जो ग्राफ प्लॉट करा जाता है किसके किसके बीच, वो ध्यान रखना है। पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन और किसका? परसेंटेज ऑफ सैचुरेशन ऑफ हीमोग्लोबिन विद ऑक्सीजन, इनके साथ। मतलब क्या हुआ, इधर देखो, इस ग्राफ को देख के एक बात पता चलेगी
कि जैसे जैसे पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन का बढ़ता जाता है वैसे हीमोग्लोबिन का जो सैचुरेशन है, मतलब ऑक्सी हीमोग्लोबिन का फॉर्मेशन है, वो बढ़ता चला जाता है और मैक्सिमम जो पार्शियल प्रेशर है ऑक्सीजन का लगभग 100, तो 100% आपका हीमोग्लोबिन जो है वो सैचुरेट हो जाता है। इससे ज्यादा ऑक्सी हीमोग्लोबिन बन नहीं सकता जितना हीमोग्लोबिन सारा ऑक्सीजन से बाइंड कर चुका है। ठीक है, तो इसी को आपका क्या कहा जाता है, डिसोसिएशन कर्व ऑफ इनका, किसका, ऑक्सी हीमोग्लोबिन का। अब इसके बाद लिखो, डिसोसिएशन कर्व जो है इसका शेप कैसा कहा जाता है, सिग्मोइड शेप। एक बात तो यही याद रखना है, कैसा शेप होता है, सिग्मोइड शेप। शेप ऑफ डिसोसिएशन कर्व इज सिग्मोइड शेप, ये लिख लो। इस कर्व की मदद से देखो, यहां तो आपको दिखाया गया है कि ऑक्सीजन और हीमोग्लोबिन का सैचुरेशन कैसे कैसे बढ़ रहा है। इस ग्राफ की मदद से हम ये बहुत आसानी से समझ पाते हैं कि कौन कौन सा फैक्टर डिसोसिएशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है, कौन कौन सा फैक्टर एसोसिएशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। जैसे मैं कह दूं पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन कम कर दिया जाए तो क्या होगा, सैचुरेशन कम हो जाएगा, है ना, मतलब ऑक्सी हीमोग्लोबिन ब्रेक हो जाएगा। दूसरा, ऐसे ही टेम्परेचर के लिए और जो फैक्टर्स हैं उसके लिए हम बात करेंगे। इस पे क्या क्या असर पड़ता है वो देखो, लिखो। दिस कर्व इज हाईली यूजफुल इन, is highly useful in, this curve is highly useful in studying the effect of factors like partial pressure of carbon dioxide, hydrogen ion concentration, H+ concentration, temperature, on binding of oxygen with hemoglobin, on binding of oxygen with hemoglobin। क्या कैसे हमें मदद करता है वो आप ध्यान से सुनो। पहला कंडीशन फर्स्ट लिखना, केस फर्स्ट लिखो। इफ ग्राफ इज शिफ्टेड टू लेफ्ट साइड, अगर ग्राफ लेफ्ट साइड शिफ्ट होगा तो क्या होगा बताओ, लेफ्ट साइड कौन सा होगा, बोलो, ये वाला साइड, अगर नहीं ये राइट साइड हो जाएगा, ये लेफ्ट साइड होगा जो आपके सामने है उसका, हाँ ये लेफ्ट साइड होगा। अगर ग्राफ इधर शिफ्ट होगा तो क्या आपको समझ आएगा, कम पार्शियल प्रेशर पे भी हमारा जो ऑक्सी हीमोग्लोबिन का फॉर्मेशन है वो ज्यादा हो जाएगा, मतलब जो एफिनिटी है ऑक्सीजन और हीमोग्लोबिन की वो ज्यादा रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, अगर ये ग्राफ इधर शिफ्ट हो जाए तो क्या पता चलेगा, जो हीमोग्लोबिन और ऑक्सीजन का एफिनिटी है वो डिक्रीज हो रहा है। कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो इस ग्राफ को लेफ्ट शिफ्ट कराते हैं, मतलब ऑक्सी हीमोग्लोबिन को फेवर करते हैं फॉर्मेशन को, और जो जो फैक्टर्स इस ग्राफ को राइट शिफ्ट कराते हैं वो आपका फेवर करता है डिसोसिएशन को। किसको, डिसोसिएशन। कौन सा, किसका डिसोसिएशन, इस ऑक्सी हीमोग्लोबिन का डिसोसिएशन। यही आपसे शिफ्टिंग पूछा जाता है कि कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो इस ग्राफ को लेफ्ट साइड शिफ्ट कराते हैं और राइट साइड शिफ्ट कराते हैं। लेफ्ट साइड शिफ्टिंग का मतलब लिखो, क्या लिखा था, इफ दिस ग्राफ इज शिफ्टेड टू लेफ्ट साइड दैट मीन्स increase affinity between oxygen and hemoglobin, increase affinity between oxygen and hemoglobin,
if graph is shifted to left side, that means increase affinity between oxygen and hemoglobin. अगर ये ग्राफ लेफ्ट साइड से शिफ्ट हो रहा है तो ये आपका मतलब है कि इनके बीच एफिनिटी बढ़ रही है। और कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो इसको लेफ्ट साइड शिफ्ट कराते हैं वो लिखो। लो टेम्परेचर, जो आपने पहले लिखा हुआ है, पीछे जो फैक्टर्स लिखे हुए हैं वही फैक्टर्स इसको शिफ्ट पीछे लेफ्ट साइड शिफ्ट कराएंगे, वो सारे फैक्टर्स लिख लो। लो टेम्परेचर, हाई पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन, लो पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। हाँ, पीएच कम होगा कि ज्यादा होगा? ज्यादा होगा। लो पीएच तो एसिडिक हो जाएगा ना। H+ कंसेंट्रेशन जब ज्यादा होगा तो पीएच भी हाई होगा, मोर देन 7 होगा, और तब वो बेसिक मीडियम हो जाता है। मतलब बेसिक मीडियम में एसोसिएशन का जो बात है वो अच्छा चलता है। ठीक है, तो ये आपके फैक्टर्स हैं जो ग्राफ को लेफ्ट साइड शिफ्ट कराते हैं। मतलब ये ग्राफ कुछ यहां आ जाएगा ऐसे। ऐसा हो जाता है। जब ये ग्राफ लेफ्ट शिफ्ट हो जाता है तो कौन कौन से फैक्टर्स हैं बोलो? एक तो लो टेम्परेचर है, दूसरा हाई पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन, लो पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड और हाई पीएच, या इसी को आप लिख सकते हो इंक्रीज H+ कंसेंट्रेशन। अच्छा हाँ, लो सॉरी, H+ का कंसेंट्रेशन कम होगा। ये फैक्टर्स हैं जो इस ग्राफ को शिफ्ट कराते हैं लेफ्ट साइड। अब आपसे ये एक तो सिंपल सा कर्व पूछ लिया जाएगा, उस पे ये लेबलिंग करनी, इस पे ज्यादा सवाल नहीं बनता है। लेफ्ट साइड पे आपको दे दिया जाएगा फैक्टर्स कि ये फैक्टर्स हैं, तो ग्राफ किस तरफ शिफ्ट करेगा बताओ। तो आपको दोनों कंडीशन के फैक्टर्स पता होने चाहिए। अब केस सेकंड लिखो। अगर ग्राफ राइट साइड शिफ्ट करता है तो क्या होगा? इफ ग्राफ शिफ्ट टू राइट, shift to right means that decrease affinity between oxygen and hemoglobin, एंड इसी को कहा जाता है डिसोसिएशन ऑफ ऑक्सी हीमोग्लोबिन। ब्रैकेट में लिख लो डिसोसिएशन ऑफ ऑक्सी हीमोग्लोबिन। और ये कंडीशन बहुत जरूरी है टिश्यू के लेवल पर, नहीं जरूरी है? अगर ये नहीं, ऑक्सी हीमोग्लोबिन, डिसोसिएशन ऑफ ऑक्सी हीमोग्लोबिन। अरे भाई, एफिनिटी का मतलब समझ रहे हो क्या? अटैचमेंट एक तरह से समझ लो। जिसकी एफिनिटी जितना, ऐसे समझ लो जिसकी फ्रेंडशिप जितनी अच्छी उतना ही ज्यादा टाइम लेगी टूटने में, जितनी कम अच्छी दोस्ती है उतना आसानी से टूट जाती है। सही है? तो यहाँ पे वो कंडीशंस ये बनाता है कि भाई जो आपका ये दोनों एक साथ दोस्ती करके बैठे हैं ऑक्सीजन और हीमोग्लोबिन, कि हम ऐसा कंडीशन बनाएंगे कि इनके जो बीच बॉन्ड बना हुआ है ना, भले ही वो एक टेम्परेरी बॉन्ड है, कोई स्टेबल कंपाउंड नहीं बनता, वो बॉन्ड को भी और कमजोर करेगा, तो आसानी से ये डिसोसिएट हो जाएगा, अलग हो जाएगा। और ये कंडीशंस ऐसे हैं जो इनके बीच का बॉन्ड जो है वो मजबूत करेगा। और आप लंग्स के केस पे एल्वेलाई के साइड पर बॉन्ड तो अच्छा ही बनाना पड़ेगा, क्योंकि उसको ट्रांसपोर्ट करना है। क्या करना है? एक डिस्टेंस ट्रेवल कराना है। अगर ऑक्सीजन और हीमोग्लोबिन के बीच अच्छा थोड़ा सा बॉन्ड नहीं रहा तो वो बीच में ही कहीं छोड़ देगा ऑक्सीजन को, वो ना हो। इसलिए ये कंडीशंस आपके एल्वेलाई के साइड पर हैं, और टिश्यू के साइड पर ऐसी कंडीशंस हैं कि उनको छोड़ना है, इसलिए वो कंडीशन ही बना दो। ठीक है? तो आपके साथ जो कुछ भी होता है वो नेचर वो कंडीशन क्रिएट करता है, ऐसा कुछ चमत्कार नहीं होता है।
ठीक है, वो उस एज में होना है, इसलिए ऐसा कंडीशन आता है। ठीक है, लिखो क्या क्या कंडीशंस होंगी, लिखो। इसी का उल्टा लिखो। पहला क्या लिखोगे, ये ग्राफ तो इधर आ जाएगा, ऐसा कुछ बना लोगे। हाई कंसेंट्रेशन किसका, H+ कंसेंट्रेशन हो जाएगा, लो pH हो जाएगा। ये pH पे कंफ्यूजन रहता है भाई, इधर देखो, लो pH का मतलब क्या हो जाता है, एसिडिक। ठीक है, उसके बाद क्या हो जाएगा, हाई टेम्परेचर हो जाएगा और लो पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन हो जाएगा, हाई पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड हो जाएगा। ये फैक्टर्स हैं आपके ग्राफ को किधर शिफ्ट कराने के लिए, राइट शिफ्ट कराने के लिए। तो डिसोसिएशन के लिए कौन कौन से कंडीशंस फेवरेबल होते हैं, वो ये डिसोसिएशन के लिए, ऑक्सी हीमोग्लोबिन के डिसोसिएशन के लिए कौन कौन से कंडीशन फेवरेबल होते हैं, वो ये सारे कंडीशंस आपके दिमाग में बिल्कुल प्रिंट हो जाने चाहिए। और क्वेश्चंस देखोगे तो बहुत परेशान करेगा उल्टा सीधा। एक वर्ड कभी आपने सुना है, मायोग्लोबिन? मायोग्लोबिन सुना है? हीमोग्लोबिन के भी टाइप्स होते हैं। जो इन्फेंट का हीमोग्लोबिन होता है, किसका, इन्फेंट का मतलब जो बहुत छोटा बच्चा होता है, उनका हीमोग्लोबिन का कॉम्पोजिशन अलग होता है, वो अभी हम आगे बात करेंगे जब हीमोग्लोबिन पढ़ेंगे। और हमारा जो हीमोग्लोबिन है उसका कॉम्पोजिशन अलग है। जब हम ओल्ड एज में जाएंगे तो हमारे हीमोग्लोबिन का कॉम्पोजिशन अलग हो जाता है। ठीक है, तो हीमोग्लोबिन के एक्चुअली जो नॉर्मल हीमोग्लोबिन है वो 3 टाइप के, एक इन्फेंट, दूसरा एडल्ट, तीसरा ओल्ड एज। इनमें सबसे ज्यादा एफिनिटी हीमोग्लोबिन की ऑक्सीजन के साथ इन्फेंट की होती है, फिर अपनी होती है। ओल्ड एज वाले जो हीमोग्लोबिन है उनकी ऑक्सीजन और ऑक्सीजन के साथ एफिनिटी सबसे कम होती है। पहली बात ये याद रखना है, आगे ये जब आ जाओगे आपको ये बात समझ आएगी। दूसरा वर्ड हमने यूज करा मायोग्लोबिन। कौन सा, मायोग्लोबिन। दैट इज अ पिगमेंट ऑफ मसल फाइबर्स। किसका है ये, मसल फाइबर का पिगमेंट है, और ये ब्लड का पिगमेंट नहीं है, मसल फाइबर्स के पास ये पिगमेंट है मायोग्लोबिन, एंड इट हैज हाईएस्ट एफिनिटी विद ऑक्सीजन। जब मायोग्लोबिन का ग्राफ देखते हैं तो ग्राफ पता है कैसे हो जाता है, जो आपका ये सिग्मोइड कर्व यहां आ रहा है तो मायोग्लोबिन का कर्व ऐसा आता है। मतलब क्या हुआ कि ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर बहुत कम की जरूरत है और वो सैचुरेशन पे पहुंच जाता है। ठीक है, तो मायोग्लोबिन लिख लो इस बात को। मायोग्लोबिन इज द पिगमेंट ऑफ मसल फाइबर which shows highest affinity with oxygen. Highest affinity with oxygen. अब आपका ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट पूरी तरह से खत्म हो गया। ऑक्सीजन का खत्म हुआ है, अभी कार्बन डाइऑक्साइड का रहता है। ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट हो गया है तो मतलब आपको पता है क्या क्या पढ़ लेना है। ये देखो, ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस में आपने ये पूरा पैराग्राफ अब पढ़ लेना है। ठीक है, ये आपका ग्राफ हो गया। अब कल अपन बात करेंगे ट्रांसपोर्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड।